धन्यवाद दोस्तों आप सबका। आपकी वजह से आज मेरे YouTube चैनल में 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए। ये मैंने 5 महीने में ये रास्ता तय किया। यहाँ तक पहुँचाने के लिए आप लोग का बहुत 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 शुक्रिया, दिल से धन्यवाद, थैंक यू। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आपके सवाल मेरे जवाब, ये पहला AMA है, आस्क मी एनीथिंग, और आपको प्रॉमिस करता हूँ ये अब हम रेगुलरली करेंगे। क्योंकि ये पहला AMA है और मैं अपने 1 लाख सब्सक्राइबर्स को सेलिब्रेट कर रहा हूं, मैं शुरू करूंगा कुछ पर्सनल सवालों से जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सत्यजीत घिरे और ओमकार खांडे _2007 ने मुझसे सवाल किया है, मेरी उम्र क्या है, आपकी एज क्या है? तो 2025 है और मेरी एज है 53 ईयर्स, लेकिन अंदर से मैं अभी बहुत जवान हूं, चिंता मत करो दोस्तों। अभिषेक अधिकारी का सवाल है, सर आपकी मंथली इनकम क्या है? और ऋषित 6700 पूछ रहे हैं, मेरे पास कितनी गाड़ियां हैं? तो सबसे पहला, मेरी मंथली इनकम क्या है? मैं यही बोलूंगा कि आई हैव फार लेस देन व्हाट यू थिंक एंड आई हैव फार मोर देन आई नीड। तो ये है मेरी मंथली इनकम। कितनी गाड़ियां है? मेरे पास 3 गाड़ियां हैं। रक्षा उपाध्याय ने मेरे को पूछा, प्रशांत आपका एक्चुअल प्रोफेशन क्या है? तो मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मैं एक प्राइवेट इक्विटी फर्म एवरस्टोन में काम कर रहा हूं। पिछले 30 साल से मैंने काम किया है फाइनेंशियल मार्केट्स में। मैंने किशोर बियानी, राकेश झुंझुनवाला, जिग्नेश शाह और अब मैं समीर सेन, अतुल कपूर के साथ काम कर रहा हूं। मिस्टर सालाह बांग्लादेश से मेरे को पूछ रहे हैं कि आपने स्टडीज क्या की है? अगर आप मेरे प्रोफेशनल की बात करें तो मैंने बताया मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और कॉस्ट अकाउंटेंट हूं। अगर आप हेल्थ की बात करें तो मैंने स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन से 3 कोर्सेज किए हैं, न्यूट्रिशन साइंस, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी और द गट के ऊपर। एक होलिस्टिक हेल्थ के ऊपर मैंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में भी कोर्स किया है। इसके अलावा मैंने डॉक्टर पीटर आटिया, लेन नॉर्टन, जेसिका इंचॉस पे ये सब के साथ भी कोर्सेज किए। मैंने डॉक्टर एंडी गैल्पिन के साथ मसल फिजियोलॉजी के ऊपर भी कोर्स किए है। तो हाँ दोस्तों, मैं कोर्सेज में काफी इन्वेस्ट करता हूँ। अब चलते हैं हेल्थ रिलेटेड स्पेसिफिक सवालों पे। शशिधर _VC मेरे को पूछ रहे हैं कि सर कुड यू प्लीज सजेस्ट मी द बेस्ट प्रोटीन शेक विच इज चीप एंड बेस्ट। तो शशिधर जी, मैंने इसके ऊपर एक पूरी रील की है, हाउ टू आइडेंटिफाई अ गुड क्वालिटी प्रोटीन शेक। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगा कि जब आप प्रोटीन शेक की बात करते हैं तो सस्ते के ऊपर कॉन्सेंट्रेट मत करिए, कॉन्सेंट्रेट करिए बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन शेक के लिए। क्यों? क्योंकि आप प्रोटीन शेक ले रहे किसी वजह से। प्रोटीन शेक मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मील है दोस्तों। मैं अपना फास्ट ब्रेक करता हूँ प्रोटीन शेक के साथ। प्रोटीन शेक मेरे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, और ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन ऑप्शंस में आपको सारे प्रोटीन्स नहीं मिलते, मिल जाते हैं, लेकिन अगर मुझे मेरी एडिक्वेट प्रोटीन नीड, जो कि मेरे लिए 1.6 ग्राम्स है पर केजी ऑफ माई बॉडी वेट चाहिए, तो मुझे अगर वेजिटेरियन फूड से चाहिए तो मेरे को बहुत ज़्यादा खाना पड़ेगा, और वेजिटेरियन फूड में कार्ब्स ज़्यादा होते हैं। इसलिए प्रोटीन शेक मेरे लिए कन्वीनियंट सोर्स है मेरी प्रोटीन को फुलफिल करने के लिए, कार्ब्स को लो रखते हुए। इसलिए मैं प्रोटीन शेक से अपने फास्ट को ब्रेक करता हूं। मेरे 6-7 क्राइटेरियाज है कौन सा प्रोटीन शेक अच्छा है डिस्कवर करने के लिए। सबसे पहला, इसको बना कौन रहा है। जैसे कि मैं जो प्रोटीन शेक लिख रहा हूं, क्या मैं उस ब्रांड या उस बंदे को जो इसके पीछे ट्रस्ट कर सकता हूं। दूसरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके हर स्कूप में कितना ग्राम प्रोटीन है। तीसरा, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लूसीन कितना है। प्रोटीन बनता है 22 एमिनो एसिड से, और मसल प्रोटीन सिंथेसिस किक स्टार्ट करने के लिए हमें लूसीन चाहिए। तो वो प्रोटीन शेक लीजिए जिसके एक स्कूप में आपको मिनिमम 2.5 ग्राम लूसीन मिले। ये देखिए कि ये कंपनी क्या खुद प्रोटीन शेक मैन्युफैक्चर कर रही है या थर्ड पार्टी से बनवा रही है। अगर थर्ड पार्टी से बनवा रही है तो क्वालिटी कंट्रोल में चैलेंज हो सकती है। ये भी देखिए क्या ये अच्छे लैब्स में टेस्ट होता है, कोई सील ऑफ अप्रूवल है कि नहीं। प्रोटीन शेक को बनाने के लिए इनको लेसिथिन की जरूरत पड़ती है। अगर सोय लेसिथिन है तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है, अगर सनफ्लावर लेसिथिन है तो ये आपके लिए बेटर है। प्लीज मेरी रील पूरी देखिएगा, उसमें ये सब बोल रहा हूं। लेकिन और एक बार बोलूंगा, जब प्रोटीन शेक की बात आती है तो आप बेस्ट या हाई क्वालिटी पे फोकस करिए, प्राइस पे फोकस मत करिए। दूसरा सवाल है borole.j का। वो पूछते हैं, व्हाट्स द बेस्ट डाइट यू सजेस्ट फॉर कॉर्पोरेट पीपल दोज हु वर्क इन नाइट शिफ्ट। बहुत 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 इंटरेस्टिंग सवाल है। नाइट शिफ्ट वर्कर्स आर अ बून टू अस। वो लोग रात को काम करते हैं ताकि हम
रात को चैन से सो सके। ये बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है दोस्तों, सर्केडियन रिदम से रात को हमें नींद आती है, और इसी की वजह से जो नाइट शिफ्ट वर्कर्स है उसको मेरा सल्यूट, चाहे वो पुलिसमैन हो, नर्सेज हो, डॉक्टर्स हो, पायलट्स हो, एयर होस्टेसेस हो, या इनके जैसे कॉरपोरेट एम्प्लॉइज। क्योंकि इंडिया टेक्नोलॉजी स्पेस में बहुत बड़ा है, बहुत सारा ऑफशोरिंग वर्क इंडिया में आता है ग्लोबल कंपनीज का, तो बहुत सारे कॉरपोरेट्स को रात को जगना पड़ता है। जब हम लेट रात को जगते हैं हमारे एनर्जी लेवल्स लो होते हैं, इसकी वजह से हमारे फ्रूट के क्रेविंग्स बढ़ जाते हैं। इसीलिए अक्सर नाइट शिफ्ट वर्कर वो खाना खाते हैं जो या तो हाई इन कार्ब्स हो, सिंपल कार्ब्स लाइक राइस, रोटी, या वो तला हुआ हो, या वो बहुत ज़्यादा शुगर से भरा हुआ हो। वो लोग रात को जगने के लिए ज़्यादा कैफीन भी पीते हैं, बहुत ज़्यादा कोक या फ्रूट जूस भी पीते हैं। तो अगर आप एक नाइट शिफ्ट वर्कर है, आपको ये याद रखना है कि जनरली आप सर्केडियम रिदम के अगेंस्ट में। इसको बेटर करने के लिए ये मेरी रिकमेंडेशन है। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट है, आप प्रोटीन ज़्यादा खाइए। क्यों? जब आप ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं उस टाइम आप ज़्यादा सेशिएटेड रहते हैं, ज़्यादा फुल रहते हैं। इसकी वजह से आप स्नैकिंग कम करेंगे। दूसरा, अगर आपको स्नैकिंग की भूख लगती है तो नट्स को अपने साथ रखिए, सींगदाना को अपने साथ रखिए, एक प्रोटीन शेक भी आप अपने पास रख सकते हैं। ज़्यादातर जब आप रात में रहते हैं, आप ये ट्राई करिए कि आपकी 1 घंटे 2 घंटे की शिफ्ट हो, आप एक छोटा सा वॉक भी लें। वॉक करने से आपके एनर्जी लेवल्स बेटर हो जाएंगे। इसकी वजह से आपको एक्सेस कॉफ़ी या एनर्जी ड्रिंक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ब्रॉडली मेरी ये रिकमेंडेशन है, रात के खाने में प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा रखें, कार्ब्स की क्वांटिटी या शुगर की क्वांटिटी कम कर दें, फ्राइड खाना अवॉइड करें और इंटेलिजेंट स्नैकिंग करें। नेक्स्ट सवाल है अक्षत 25_03 का। वो पूछते हैं, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट हार्ट अटैक्स एंड आई हैव एंजाइटी डिसऑर्डर, व्हाट टू डू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। जब हम एंजाइटी की बात करते हैं, हम स्ट्रेस की बात करते हैं। मैंने स्ट्रेस के ऊपर एक पूरा एपिसोड बनाया है। क्यों जब हम एंशियस होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आपके हार्ट के हेल्थ के ऊपर होता है। बेसिक 2 मिनट फिजियोलॉजी यहाँ समझाऊंगा, उसके बाद वो एपिसोड आप जरूर देखिएगा, आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। जब आप स्ट्रेस में होते हैं, आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जब आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, आपके हार्ट को बहुत ज़्यादा पंपिंग करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। दूसरा, जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो आपकी जो ब्लड की जो वेसल होती है, जिसको हम एंडोथेलियल बोलते हैं, उसके अंदर में हायर प्रेशर होता है, वो वीक हो जाती है। जब ये वीक हो जाती है, हायर चांसेस है इसके अंदर में आपके जो एलडीएल पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं वो जाके उसमें अब्सॉर्ब हो जाएंगे, जिससे आपका प्रोसेस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस शुरू होता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स होते हैं। तीसरा, जब आप स्ट्रेस या एंशियस होते हैं, आपके सारे अदर बॉडीली फंक्शंस बॉडी इसको बंद कर देती है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, जैसे कि आपकी इम्यूनिटी, ये सब का भी डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट आपके हार्ट के ऊपर होता है। सो ये थी मैकेनिज्म क्यों एंजाइटी और स्ट्रेस है, तो वो आपको मारेगा नहीं हार्ट अटैक से, लेकिन वो आपके हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ा देता है। नेक्स्ट सवाल Karan.Singh_18 का। वो पूछते हैं, व्हाट इज द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस यू विल गिव टू द यूथ ऑफ इंडिया। मैं ये मानना चाहूंगा कि वो मेरे को हेल्थ के पर्सपेक्टिव से बोलते हैं। तो दोस्तों, यूथ के एक बहुत बड़ा एडवांटेज है और एक डिसएडवांटेज है। एक ये एडवांटेज है कि आपके बॉडी में जो 40 लाख सेल्स है वो एक लंबोर्गिनी कार या मर्सिडीज कार के इंजन की तरह फायर कर रहे हैं। आपके सेल्स आपकी हेल्थ के पर्सपेक्टिव से सबसे बेस्ट शेप में है। दूसरा, जब हम मसल मास की बात करते हैं तो ये 15 से लेके 25 साल की उम्र में आप मसल मास को बढ़ा सकते हैं। तो मेरी सारे यूथ से एडवाइस है कि अगर आप 15 और 25 साल के बीच में है तो जिम जाइए, हैवी लिफ्ट करिए, बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाइए, आपका मसल मास बढ़ेगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 25 और 30 साल के बाद आपका मसल मास, आपकी मसल स्ट्रेंथ और आपकी मसल पावर डिक्लाइन करेगी। एक डिसएडवांटेज भी है हेल्थ के पर्सपेक्टिव से यूथ होने का। जब हम यंग होते हैं तो आपकी गाड़ी बहुत अच्छी चल रही हो, लंबोर्गिनी की तरह, इसलिए आप अपना गार्ड डाउन कर लेते हैं। आप यूथ में वो सब हैबिट्स पिकअप कर लेते हैं जो लेटर इन लाइफ
आप उस हैबिट्स को लेट गो नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा बीमारियां आती है। यूथ में आप स्मोकिंग पिकअप कर लेते हैं, यूथ में आप अल्कोहल पिकअप कर लेते हैं, क्योंकि आपका इंजन बहुत अच्छा करता है। आपको स्नैकिंग की आदत लग जाती है, पिज्ज़ा, बर्गर, समोसा, चिप्स, कोला, एनर्जी ड्रिंक्स पी लेते हैं। जब आप यंग होते हैं आपको लगता है अरे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हाँ, यूथ में शायद आपको वो दिखाई ना दे, लेकिन ये सारी हैबिट्स आपको बाद में बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी। तो अपना गार्ड हमेशा अप रखिए। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि व्हेन इज़ द बेस्ट टाइम टू रिपेयर द रूफ? इट्स व्हेन द सन इज शाइनिंग। जब आप यंग होते, दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू बिल्ड ग्रेट हैबिट्स, स्पेशली अराउंड योर हेल्थ। लास्ट और एक चीज यूथ को बोलूंगा, जब आप यंग होंगे आपको लगेगा कि कम सोना अच्छा है। कोई भी उम्र में कम सोना अच्छा नहीं है। अगर आप 7 से 9 घंटा नहीं सो रहे हैं तो आपकी हेल्थ डिजास्ट्रस होगी। तो कुछ भी करिए, आपकी स्लीप को इग्नोर मत करिए। नेक्स्ट सवाल लेते हैं ahana _07 का। What should we eat to lower cholesterol levels? बहुत ही अच्छा सवाल है। क्यों अच्छा है? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को लेके और डाइटरी कोलेस्ट्रॉल जो हमें खाने से मिलता है उसको लेके इतनी ज्यादा मिसकंसेप्शन है इंडिया में। आपके डॉक्टर आपका ब्लड रिपोर्ट देखेंगे, LDL कोलेस्ट्रॉल हाई, सबसे पहली एडवाइस देंगे एग्स बंद कर दो। हाँ ना, मैंने मेरे पिताजी को 7 साल की उम्र में खो दिया था हार्ट की बीमारी की वजह से। मेरे भाई की मृत्यु 35 साल की उम्र में हुई हार्ट के डिजीज की वजह से। इसके लिए मैंने हार्ट हेल्थ को और कोलेस्ट्रॉल को बहुत डीपली जाके समझाऊं। जब मैंने कोलेस्ट्रॉल के ऊपर बहुत काम किया तब जाके मेरे को रियलिटी पता चली। एक चीज याद रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल इज गुड फॉर यू। कोलेस्ट्रॉल हमारे सारे सेल की मेम्ब्रेन जो ये डिसाइड करती है हमारे सेल के अंदर में क्या आएगा और क्या बाहर जाएगा, वो कोलेस्ट्रॉल से बनती है। कोलेस्ट्रॉल इतना इंपॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ और एग्जिस्टेंस के लिए कि हम साइंस में बोलते हैं नो कोलेस्ट्रॉल नो लाइफ। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हमारा बॉडी हमारे ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है कि हम कोलेस्ट्रॉल उनको खाने से दे। बॉडी अपना कोलेस्ट्रॉल खुद बनाता है। जब हम डाइटरी कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, कोलेस्ट्रॉल एनिमल प्रोडक्ट से ही आता है। जब हम मीट की बात करते हैं या हम मिल्क प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, इसीलिए मुझे भी बहुत अक्यूज करते हैं, या घी की बात करते हो, घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो क्या सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि जो डाइट से हमें कोलेस्ट्रॉल मिलता है, नॉट मोर देन 10% हमारा बॉडी इसे यूज कर सकता है, 90% हमारा बॉडी यूज ही नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? बॉडी जिस फॉर्म में कोलेस्ट्रॉल को यूज करता है इसको हम फ्री कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं या अनएस्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। जो खाने से हमें कोलेस्ट्रॉल मिलता है ये एस्टर या एस्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसको हम CE बोलते हैं। इसको यूज करने के लिए बॉडी को कम से कम 27 डिफरेंट स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। इसलिए बॉडी इतनी मेहनत ही नहीं करता है, बॉडी खुद का कोलेस्ट्रॉल खुद बनाता है। 2013 में कैनेडियन गवर्नमेंट ने डाइटरी कोलेस्ट्रॉल जो हमें खाने से मिलती है उसके ऊपर से सारी अपर लिमिट को निकाल दिया। 2015 में US ने भी निकाल दिया। हम 2025 में आना, फिर भी इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर्स जब कोलेस्ट्रॉल हाई देखते हैं बोलते हैं एग्स खाना बंद कर दो। तो आपके सवाल का सिंपल आंसर है, कोई भी खाना खाने से आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल में बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है जो खाने से मिलता है 90% ये सुबह आपकी पॉटी से बॉडी इसको रिलीज कर देता है। तो मजे से आप अपने अंडे खा सकते हैं। आना नेक्स्ट सवाल है cool_कृषिफ का, हाउ टू मेक अ बॉडी विदाउट गोइंग टू द जिम। आई थिंक कूल ये पूछना चाह रहे हैं कि हम मसल कैसे बना सकते हैं जिम ना जाके। डिफिकल्ट है, बहुत ऑनेस्टली बोलूंगा। मैंने मसल के ऊपर भी पूरा पॉडकास्ट किया है, प्लीज कूल उसको देखिएगा। बट छोटा आंसर अगर आपको दूं तो अगर आपको मसल प्रोटीन सिंथेसिस या मसल मास को बढ़ाना है, इसके लिए मसल का ब्रेकडाउन होना जरूरी है। इसके लिए हेवी लिफ्टिंग जरूरी है। अगर आप ये घर में करना चाहते हैं तो आप कुछ भी करिए,
लिफ्ट हैवी करिए। अगर आप बॉडी वेट को यूज कर रहे हैं तो आपके नंबर ऑफ रेप्स को बढ़ाइए। अगर आप से पुशअप्स कर रहे हैं तो अगर आज 10 कर रहे हैं तो नेक्स्ट वीक 15 करिए, फिर 20 करिए, फिर 25 करिए, फिर 30 करिए, इंक्रीज करते जाइए, जिससे कि आपका मसल ब्रेक डाउन होगा। जब ये मसल का रिपेयर प्रोसेस शुरू होता है तब आपका मसल मास बढ़ता है, उसमें प्रोटीन डिस्प्रोपोर्शनेट रोल प्ले करता है। तो अगर आप घर में मसल बनाना चाहते हैं तो नंबर 1 लिफ्ट हैवी, नंबर 2 ज्यादा प्रोटीन खाइए। कितना ज्यादा? 1.6 से 2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट। लेकिन मैं ये भी कहूंगा घर में डिफिकल्ट है ये करना, इसके लिए मैं इंकरेज करूंगा कि प्लीज आप एक जिम में जाएं। अगला सवाल लेते हैं। ये सवाल है ADV_Abraham, मेरा मतलब है शायद ये एडवोकेट होंगे। ये पूछ रहे हैं, कैन यू प्लीज एडवाइस ऑन चिल्ड्रन डाइट एंड हेल्दी फूड्स टू बी टेकन? ग्रेट क्वेश्चन। एडवोकेट अब्राहम, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं तो बच्चों की अगर जब हम बात करते हैं तो ये याद रखिएगा, बच्चे को डिफाइन करना जरूरी है इन टर्म्स ऑफ उनकी एज। मैं मान रहा हूं जब आप बच्चे की बात कर रहे हैं ये 15 साल के कम उम्र के बच्चे होंगे। सबसे पहला, अगर आपके बच्चे 15 साल के कम उम्र के, ये याद रखिएगा कि ये एक बहुत ही एक्सीलरेटेड ग्रोथ फेज में है। उनके ऑर्गन्स ग्रो कर रहे हैं, उनके मसल ग्रो कर रहे हैं, उनका बोन मिनरल डेंसिटी ग्रो कर रहे हैं, सब कुछ ग्रोथ फेज में। पहला प्रिंसिपल है, क्योंकि आपका बच्चा ग्रोथ फेज में है, उनको अच्छे और ज्यादा डाइट की जरूरत है कंपेयर टू यू और मी। दूसरा, जब हम बच्चे के ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, ये मैं बोलूंगा कौन सा अच्छा खाने से अच्छा है, क्या खराब है उनके लिए। तो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा या अल्ट्रा प्रोसेस फूड, यानी कि चिप्स, कोला, बाहर का खाना, रेस्टोरेंट का खाना, कॉर्नफ्लेक्स, फ्रूट जूस, बिस्किट, केक, ये सब उनके लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब बहुत ही न्यूट्रिशन में डेफिशिएंट प्रोडक्ट्स है। इसी की वजह से अगर आप रियली अपने बच्चे की केयर कर रहे हैं तो उसको घर का खाना खिलाइए, उसको सुबह उठते ही घर का गरम नाश्ता खिलाइए, जो भी आपके घर में बनता हो, इडली हुई, पोहा हुआ, पराठा हुआ, जो भी घर का अच्छा नाश्ता है उसके टिफिन में घर का खाना पैक करिए। जब वो अपने स्कूल से वापस आए उसको एक गरम घर का स्नैक दीजिए, रात को घर का खाना बनाइए। उनको अगर पिज्जा, बर्गर वो सब पसंद है, घर में बनाइए। ये याद रखिएगा कि जब आप ये सब चीज आप उसको घर में बना के देते हैं, उसको बाहर ज्यादा खाने की चाव नहीं होगी। किड्स के पर्सपेक्टिव से मैं ये बोलूंगा, घी ज्यादा दीजिए उनको, प्रोटीन ज्यादा खिलाइए। क्यों? क्योंकि उसकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी ये एज में बढ़ रही है। और लास्टली मैं ये बोलूंगा, उनको प्लीज मिल्क पिलाइए। मिल्क में कैल्शियम होता है जो उनकी बोन स्ट्रेंथ के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मिल्क उनको पसंद नहीं है तो दही, छाछ, पनीर इनकॉर्पोरेट करिए। बेसिकली जो आपकी मॉम जब आप बच्चे थे आपको खिलाती है, या जो आपकी दादी आपको खिलाती थी, वो उनको खिलाइए। अगला सवाल है गंगवानी आरती 4 का। ये पूछ रहे हैं, आई एम ऑल्सो अ डायटिशियन एंड नाउ आई वर्क फॉर क्लिनिकल डायटिशियन, सो प्लीज सजेस्ट मी गुड बुक्स। आपने लिखा है ऑल्सो अ डायटिशियन। आरती, मैं डायटिशियन नहीं हूं, मैं एक हेल्थ एडुकेटर हूं, लेकिन मुझे बुक्स पढ़ना बहुत 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 ज्यादा पसंद है, स्पेशली हेल्थ रिलेटेड बुक्स। तो अगर आप मुझे पूछे फ्रॉम अ न्यूट्रिशनल पर्सपेक्टिव, जो बुक्स मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ, एक तो मैं बोलूँगा एक बुक है ग्लूकोज रेवोल्यूशन, जेसिका इंचॉस्पी की, प्लीज उसे पढ़िएगा। एक डेविड पर्लमटर की बुक है ड्रॉप एसिड, इसको पढ़िएगा। ये किताब है ऑन यूरिक एसिड और उसके रोल के ऊपर। मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग किताब है ये, क्यों आपके लिए यूरिक एसिड लेवल्स को मेजर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी किताब मैं रेकमेंड करूंगा गुड एनर्जी बैड एनर्जी, डॉक्टर केसी मीन्स की किताब है। पिछले साल ही आई थी ये किताब। केसी मीन्स को हाल ही में डॉक्टर डोनाल्ड ट्रंप ने एज अ हेल्थ एडवाइजर अपॉइंट किया था, प्लीज पढ़िएगा, ये भी एक अच्छी किताब है। अगला इंटरेस्टिंग सवाल है, ये सवाल है IM_Dev_99 का। 17 की एज तक बहुत बार 200 से 300 बार मास्टरबेशन किया, अब बंद करूंगा तो फ्यूचर सेफ है। अगेन दोस्तों, हम लोग मास्टरबेशन को बहुत ही नेगेटिवली देखते हैं, शर्म से देखते हैं, जैसे कि इनका भी सवाल है।
मास्टरबेशन अपने आप में बहुत हेल्दी है। मास्टरबेशन अगर आप कर रहे हैं तो ये आपकी सेहत के लिए खराब नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जहां पर ये बात कर रहे हैं कि 200 से 300 बार, ये नहीं बता रहे कि वो 200 से 300 बार एक साल में कर रहे थे कि 6 महीने में कर रहे थे। एक्सेस मास्टरबेशन तब आप करते हो तब आपको इसकी एक आदत लग जाती है, एडिक्शन लग जाता है। इसके जो मेन हेल्थ चैलेंजेस है, इसकी वजह से लेटर इन लाइफ आपको एक इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा, जिससे कि आप अपना खड़ा ही नहीं कर पाएंगे पीनिस, तो पेनिट्रेशन में प्रॉब्लम होता है। दूसरा, एक्सेस मास्टरबेशन की वजह से हो सकता है लेटर इन लाइफ आपको पीई यानी कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम हो, जहां कि आप ज्यादा लास्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये 17 साल के, उन्होंने ये प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया है, रियलाइज किया है। मैं इनको यही बोलूंगा, प्लीज मास्टरबेशन करना बंद मत करिए। नहीं करेंगे तो आपको नाइट फॉल्स आएंगे, इसमें भी ऑटोमेटिकली आप मास्टरबेट कर लेंगे। लेकिन इसको बहुत हेल्दीली यूज करिए। अगर आप कभी भी बहुत एक्साइटेड हो, आप किसी को देखी, कोई मूवी देखी, वो फैंटेसी रिलीव कर रहे हैं और आपको मन कर रहा है मास्टरबेट करने का, कर लीजिए, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर बोलूंगा, अगर आप मास्टरबेट करते हैं तो पॉर्न का सहारा मत लीजिए। इसमें 2 प्रॉब्लम है, आपको मास्टरबेशन का भी एडिक्शन हो जाएगा और पॉर्न का भी एडिक्शन हो जाएगा। ये दोनों वजह से लेटर इन लाइफ आपकी सेक्स लाइफ थोड़ी खराब हो जाएगी। क्यों ऐसा करना है? जब भी मन करे मास्टरबेशन का, बेझिझक मास्टरबेट करिए, सिर्फ पॉर्न की मदद मत लीजिए और बहुत ज्यादा एक्सेसिव मत करिए। लास्टली ये कहूंगा, मास्टरबेशन में कोई शर्म नहीं है, चाहे आप मेन हो या आप विमेन हो, दोनों आपकी सेहत के लिए हेल्दी है। नेक्स्ट सवाल है abhijit.kamat.75 का, हाउ टू नो वी आर हेल्दी। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। क्यों? क्योंकि जब हम हेल्थ को डिफाइन करने की ट्राई करते हैं, सबके अपने अपने आंसर्स होते हैं। अगर आप मेरे पर्सपेक्टिव से देखिए, अभिजीत, मैं ये बोलूंगा, क्या आप हेल्दी है या नहीं, ये 5 पैरामीटर्स डिसाइड करेंगे, जिसको मैं मेटाबॉलिक हेल्थ के पैरामीटर्स बोलता हूं। सबसे पहला, आपके फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। अगर आपके फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 100 mg/dL से कम है तो टिक मार्क। दूसरा, आपका ब्लड प्रेशर 120/80, अगर ये इससे ज्यादा है तो आप हेल्दी नहीं है। तीसरा, आपके ब्लड रिपोर्ट में आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स। ट्राइग्लिसराइड एक फैंसी वर्ड है फैट्स का, जो आपके ब्लड वेसल में सर्कुलेट करते हैं। अगर आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स 150 से ज्यादा है तो ये प्रॉब्लम है, आप हेल्दी नहीं है। चौथा, आपकी वेस्ट की सरकमफरेंस, इससे पता चलता है आपका बेली फैट कितना है, जिसको हम साइंस में विसरल एडिपोसिटी बोलते हैं, जो खराब है आपकी सेहत के लिए। कितनी होनी चाहिए आपकी वेस्ट सरकमफरेंस? अगर आप मेन हो तो 38 इंचेस से कम, और अगर आप विमेन हो तो 34 इंचेस से कम। इससे अगर ज्यादा है तो प्रॉब्लम है। और पांचवा, आपके HDL कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ये मेन में 50 से ज्यादा होने चाहिए और विमेन में 40 से ज्यादा होने चाहिए। इससे अगर कम है तो प्रॉब्लम है। तो ये 5 पैरामीटर्स को आप ट्रैक कर सकते हैं, इससे आपको पता चलेगा आप हेल्दी है या नहीं। लेकिन अगर आप इसको ट्रैक करना शुरू कर रहे हैं वीडियो के बाद, इसको हर 6 महीने ट्रैक करिए। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि हर 6 महीने में आपकी हेल्थ बेटर हो रही है या वर्स हो रही है। अगर ये बेटर हो रही है तो आप जो कर रहे हैं वो करते जाइए। अगर ये वर्स ऑफ हो रही है तो आपको पता है आपको एक्शन लेना है। ये मेरा मिनिमम हेल्थ का डैशबोर्ड है, ये 5 पैरामीटर्स। होप अभिषेक आप इसको फॉलो करेंगे। नेक्स्ट सवाल है ईसा_सईद_, इज द वूप 5.0 रियली हेल्पफुल प्लीज। ईसा, मेरे वूप 5.0 की बात करी क्योंकि मैंने इसके कुछ स्टोरीज डाली थी। ये अब लेटेस्ट एडिशन है वूप वेरेबल टेक्नोलॉजी का, जिससे ये आपका ब्लड प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं और आपके ECG को भी। लेकिन ईसा, ये दोनों ब्लड प्रेशर और ECG अभी बेटा स्टेज में, तो आपको परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिलेंगे। यहां पर दोस्तों मैं 2 चीज और शेयर करूंगा। सबसे पहला, मैं पिछले 2-2.5 साल से वूप पहन रहा हूं। मैं वूप पहनता हूं मेरे स्ट्रेस लेवल
और मेरी स्लीप को मेजर करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ईसा अगर आप वूप 5 में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है तो वूप 4 में कर सकती है, वूप 5 भी ले सकती है। ग्रेजुअली जब ये बीटा से बाहर आएंगे तो ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, जो कि एक साइलेंट किलर है, उसको भी मॉनिटर करने में आपकी मदद करेगा, आपके हार्ट हेल्थ में भी मदद करेगा। दोस्तों, चाहे आप वूप ले या कोई भी वेरिएबल ले जिससे आपको डेटा मिलता है जो आपको अगर इंस्पायर करता है एक्शन लेने के लिए, तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा। दूसरा, अगर डेटा आपको बहुत ज्यादा डराता है या एंशियस करता है तो प्लीज मत लीजिए, तो इसकी जगह नहीं है आपके लाइफ में। वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस पे मेरा बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, क्योंकि ये शुरू की गई थी बहुत सालों पहले। इन्होंने टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है, तो कोई सस्ते वेरिएबल पे मत जाइएगा, अच्छी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करिएगा। एप्पल की वॉच भी अच्छी है, सैमसंग की वॉच भी अच्छी है, लेटेस्ट वाली गार्मिन की वॉच भी अच्छी है। जो आप अफोर्ड कर सकते हैं ले सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है _Raul_1156 का। हेलो, आई हैव ड्रॉप्ड इमेंस अमाउंट ऑफ वेट, What should I do to maintain that? बहुत अच्छा सवाल है राहुल आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत सारा वेट लॉस किया। मैंने एक पूरा एपिसोड बनाया वेट गेन, वेट लॉस और वेट मेंटेनेंस पे। राहुल प्लीज उसे देखिएगा। लेकिन क्विकली आपको बोलूं तो ये वेट लॉस करना इजी है, लेकिन वेट लॉस के बाद उस वेट को मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। 95% पीपल जो वेट लॉस करते हैं वो अगले 3 साल में सारा वेट गेन कर लेते हैं, शायद थोड़ा ज्यादा। जब हम वेट मेंटेनेंस की बात करते हैं 2-3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप वेट मेंटेनेंस में है तो आप और ज्यादा कैलोरीज नहीं खा सकते हैं। अभी जो आप टोटल कैलोरीज दिन में खाते हैं, टोटल जितना खाना खाते हैं, अगर आपने उससे ज्यादा खाना खाया तो ही वेट गेन होगा। दूसरा, क्योंकि आपने इतना ज्यादा वेट लॉस किया, आपका ब्रेन आपके साथ प्ले करेगा, खेल खेलेगा। वो आपको भूखा भी बनाएगा, आपकी मेटाबॉलिज्म को भी स्लो करेगा ताकि आप ज्यादा खाएं। इसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है आप अपने ब्रेन को सेशिएटेड रखें। ब्रेन को सेटिस्फाई रखने के लिए आपको आपकी करंट डाइट में प्रोटीन की क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा। जब आप ज्यादा प्रोटीन खाते हैं तो आपको वो ज्यादा फुलर रखता है, इसकी वजह से आप मिस्टेक नहीं करेंगे। तीसरा, अगर आप वेट मेंटेनेंस में तो एवरी सिंगल डे आपका वेट मेजर करिए और पूरे वीक का एवरेज लीजिए। वेट गेन आस्ते आस्ते आपकी लाइफ में क्रीप बैक करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आप एवरीडे खुद को मेजर करते हैं और इसका वीकली एवरेज निकालते हैं, आपको पता चलेगा ये वीक में मैंने शायद 500 ग्राम वेट गेन किया या 1 kg वेट गेन किया। इमीडिएटली आपका एंटेना खड़ा होगा, आप वापस से केयरफुल हो जाएंगे। अगर आप वेट लॉस के बाद वेट को मेंटेन करना चाहते हैं, ज्यादा नहीं खा सकते हैं। दूसरा, प्रोटीन को अपना दोस्त बनाइए और रेगुलरली अपने आप को मेजर करें। अगला सवाल है blue_nomad का। वो पूछते हैं, स्लीप इज इंपॉर्टेंट बट आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज पॉसिबल विथ योर न्यू बॉर्न बेबी। अगेन ब्रिलियंट सवाल। जब आप नई मॉम बनी है, आप नए पेरेंट बने, आपके बच्चे की स्लीप साइकिल बहुत ही इरेटिक होगी। कोई बच्चे रात को सोते हैं, बहुत सारे बच्चे रात को नहीं सोते हैं। दूसरा, बच्चों को हर कुछ घंटों में फीड की जरूरत पड़ती है, ब्रेस्ट मिल्क की जरूरत पड़ती है। जब बच्चे को ये नहीं मिलता है तो आपका बच्चा रोएगा। इसकी वजह से आपको नींद नहीं आएगी, आपका बच्चा ऑफन आपको रात को या दिन को जगा के रखता है, आपकी स्लीप साइकिल डिसरप्ट हो जाती है। 2 चीज कहूंगा। एक, प्लीज चिंता मत करें, मदर नेचर ने ये प्लान करके रखा है। प्रकृति को पता है जब आप मां बनेंगी तो आपकी स्लीप साइकिल इरेटिक होगी। अगर 6 महीने के लिए आपकी स्लीप इरेटिक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिंता ना करें। दूसरा, मोर इंपॉर्टेंट, जब आपका बच्चा सोता है तब आप अपनी नींद निकाल लीजिए। अगर बच्चा 2 घंटे के लिए सोता है,
आप 2 घंटे के लिए नैप ले लीजिए, आपको आपकी स्लीप डिप्राइवेशन से दूर रखेगा, आप अपनी स्लीप को बाइक बैक कर सकेंगे। तो इतनी ज्यादा चिंता मत करिए, प्रकृति ने ये प्लान करके रखा है आपके लिए। लास्ट सवाल लूंगा दोस्तों, ये सवाल है _अशरफ_2020 का। ये पूछते हैं बेली फैट कैसे खत्म करे। मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, बेली फैट आई क्यों सबसे पहले, वो मैकेनिज्म है, उसको हमें रिवर्स करनी है। जब हम फैट की बात करते हैं सबसे पहले इसकी मैकेनिज्म को समझना जरूरी है। जब हम ज्यादा कैलोरीज खाते हैं, जो हम बर्न कर रहे हैं उससे ज्यादा, तो ये एक्सेस कैलोरी बॉडी को स्टोर करनी पड़ती है और ये फैट के रूप में इसको स्टोर करती है। ये दोस्तों लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। एक्सेस एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये जो एक्सेस कैलोरीज मिल रही है खाने से, वो जाके आपके बॉडी में फैट में कन्वर्ट होगी। सबसे पहले ये जाके कन्वर्ट होती है जिसको हम सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं, जो आपके स्किन के नीचे होता है। ये आपकी हेल्थ के लिए खराब नहीं है। जब हम फैट की बात करते हैं तो एक बाथटब के बारे में सोचिए। एक बाथटब है, ऊपर से आपने नल को खोल के रखा है, बाथटब फिल होते ही जा रहा है। ये बाथटब की कैपेसिटी 2 चीजों पे निर्भर करती है, आपकी साइज ऑफ द बाथटब और कितना जोर से ये फ्लो ऑफ वाटर है। जब हम साइज ऑफ बाथटब की बात करते हैं, इसका इक्विवेलेंट है आपके फैट सेल की साइज। जब हम पैदा होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर में जो फैट सेल्स है वो बढ़ते नहीं है, सेम ही रहते, लेकिन हमारे फैट सेल वो बलून की तरह है जो फूलते ही जाते हैं। इसकी एक अनलिमिटेड जैसी कैपेसिटी होती है, इसी की वजह से आप मोटे होते जाते हैं। तो बाथटब फिल ही होते रहता है। दूसरा, कितना जल्दी फिल होता है, आप कितना ज्यादा खा रहे हैं उसके ऊपर है। लेकिन दोस्तों ये बाथटब जब एकदम ऊपर तक फिल हो जाता है, फिर भी आप खाना ही खाते जाते हैं, तो ये बाथटब लीक करना शुरू करता है। जब आपके फैट सेल लीक करते तो ये जाके आपके ऑर्गन्स को सराउंड करते हैं और ये आपके बेली में दिखते हैं। ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो सवाल से ये कैसे कम करें? सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, प्लीज कम खाइए। आप मोटे हुए, आपने ज्यादा खाया, आज आप जो खा रहे हैं कल से हमेशा के लिए उससे 20 से 25% कम खाइए। दूसरा, कुछ खाने बहुत जल्दी फैट में कन्वर्ट होते हैं, जैसे कि सिंपल कार्ब्स, जैसे कि राइस, रोटी, मैदा, ब्रेड, बिस्किट, कुकी, चिप्स, फ्राइड, अल्ट्रा प्रोसेस फूड, पिज्जा, बर्गर, समोसा, कचौरी, ये सबको कम खाना होगा। तीसरा, शुगर और लिक्विड शुगर को बंद कर देना होगा। हाँ दोस्तों, शुगर और लिक्विड शुगर बहुत इमीडिएटली फैट में कन्वर्ट होते हैं, तो बेली फैट को कम करना है, चीनी और लिक्विड चीनी को बंद कर दीजिए। चौथा, आप ज्यादा इसलिए खा रहे क्योंकि आप 7 से 9 घंटा नहीं सो रहे। जब आप 1 घंटा भी कम सोते हैं तो अगले दिन, मेयो क्लिनिक का रिसर्च है, आप 500 कैलोरीज ज्यादा खाते हैं। तो प्लीज आपकी स्लीप में इन्वेस्ट करिए। और लास्ट, बेली फैट अगर कम करना है तो दिन में 60 मिनट्स ब्रिस्क वॉक करना जरूरी है। स्विमिंग भी कर सकते हैं, रनिंग भी कर सकते हैं, साइकिलिंग भी कर सकते हैं, कार्डियो एवरी सिंगल डे 60 मिनट्स करना जरूरी है। ये अगर आपने कंसिस्टेंटली किया तो आपको 1 महीने में इसके रिजल्ट्स दिखेंगे। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने 1 महीना किया फिर छोड़ दिया तो वापस से बेली फैट आना शुरू होगा। जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो मैं हमेशा बोलता हूं, कंसिस्टेंसी इज पावर। जितने ज्यादा कंसिस्टेंट रहेंगे उतने ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, बहुत मजा आया आपके सवालों को आंसर करने का। हाँ, सारे सवालों को मैं आंसर नहीं कर सका, इसके लिए आई एम वेरी सॉरी, लेकिन आपके सवाल आने दीजिए। बहुत जल्द हम हमारा दूसरा एपिसोड Q&A का करेंगे, AMA नंबर 2। तो प्लीज आपके क्वेश्चंस आने दीजिए। एज ऑलवेज मैं बोलूंगा, सोच बदलो, सेहत बदलो, देश बदलो। जय हिंद।